अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आज की रिकॉर्डिंग जो सी है ये एफआईपी के प्रपोजल डिफेंस से रिलेटेड है। और आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग एफआईपी के रुब्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि जो पहली प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपकी एवेल्युएशन किस तरीके से होती है। तो ये आपकी एवेल्युएशन शीट मेरे सामने खुली हुई है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का ग्रुप नंबर लिखा हुआ होगा, प्रोजेक्ट टाइटल लिखा हुआ होगा और ये जिस डेट को आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है वो तारीख यहाँ पे डली हुई होगी। फिर सुपरवाइजर्स के नेम और डिजिग्नेशन, सिमिलरली को सुपरवाइजर का नेम एंड डिजिग्नेशन होगा। हर प्रोजेक्ट को हम दो एवेलुएटर्स असाइन करते हैं, एक एवेलुएटर 1 होता है, एक एवेलुएटर 2 होता है। यानी ऑल इन ऑल आपके पास 3 एवेलुएटर्स होते हैं। एक आपके सुपरवाइजर आपको एवेलुएट कर रहे होते हैं, एक मेंबर 1 है एवेलुएशन कमेटी का और एक मेंबर 2 है एवेलुएशन कमेटी का। इनकी नेम एंड डेजिग्नेशन भी मेंशन की होती है। फिर उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके नेम्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग ओबी बेस्ड असेसमेंट करते हैं, सारे कोर्सेज भी आपके सीएलओ पीएलओ बेस्ड है। तो यहाँ पे जो आपका एफआईपी है ये भी पीएलओ बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि क्राइटेरिया ऑफ एवेल्युएशंस एज पर पीएलओ और सामने उसकी वेटेज लिखी हुई है। और यहाँ पे अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो ये प्रेजेंटेशन 1 और ये R1 स्टूडेंट 1 के लिए, ये प्रेजेंटेशन 1 R1 स्टूडेंट 2, ये P1 R1 स्टूडेंट 3। ठीक है, तो और यहाँ पे उसके ऑब्टेन नंबर है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जब आप प्रेजेंटेशन में सामने आते हैं वो पीएलओ 1 से है, यानी इंजीनियरिंग नॉलेज से रिलेटेड है। और इसकी वेटेज जो सी है हमारे पास 20% है। अगर मैं इसे एक प्रेजेंटेशन को 100 नंबर दे दूं तो 20 नंबर का जो सवाल है वो इंजीनियरिंग नॉलेज से रिलेटेड है। अगर तो आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज है अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको सारे के सारे सवालों के जवाब आते हैं, तो आपको 80% से 100% के दरमियान में यहाँ पे स्टूडेंट 1 के मार्क्स लगा दी जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट 2 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टूडेंट 3 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ यू हैव सफिशिएंट बैकग्राउंड नॉलेज रेलिवेंट टू प्रोजेक्ट और आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए लेकिन कुछ सवालों के आंसर आपसे गलत हो गए, तो आपको गुड की एवरेज यहाँ पे लगा दी जाएगी, यानी 65 से 79 सी प्लस से बी प्लस के दरमियान में। सिमिलरली अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपने 5 में से सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया तो आपको डी से सी प्लस के दरमियान, डी से सी के दरमियान में यहाँ पे नंबर लगा दिए जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में नाम लिखवाया है या आपने उसके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं ली, तो फिर उम्मीद है कि बिलो 50 तो हमारे इंजीनियरिंग में फेल होता है, 60 से कम वाला फेल होता है। सिमिलरली जब भी आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास पीएलओ 1 जो सा है वो इंजीनियरिंग नॉलेज से रिलेटेड है। तो इंजीनियरिंग नॉलेज में आप उसकी मैथमेटिक्स को देखते हैं, उसकी साइंस को देखते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन से इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स यूज हो रहे हैं और एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो चूंकि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपके 4th ईयर में शुरू होता है तो पहले 3 सालों में आप लोगों ने इंजीनियरिंग नॉलेज बहुत सारा अटेन किया हुआ होता है। मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग नॉलेज भी आपके पास है, जिस तरह आप पहले सेमेस्टर में मैथ्स पढ़ते, कैलकुलस 1 पढ़ते हैं, कैलकुलस मैथ्स 2 पढ़ते हैं। सिमिलरली आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, आप लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़ते हैं। इस तरह इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स आपने पढ़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग का कोर्स आपने पढ़ा हुआ है, सर्किट डिजाइन के कोर्स पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस के कोर्स आपने पढ़े हुए हैं, यानी ईसीडी के 2 कोर्स पढ़े हुए हैं, ईसीडी 1 ईसीडी 2। से पहले सर्किट 1 सर्किट 2 पढ़े हुए थे, फिजिक्स पढ़ी हुई थी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया। अगर कोई बंदा कम्युनिकेशन की फील्ड में जाना चाहता है तो उसने कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ा हुआ है, इसी तरह उसने सिग्नल एंड सिस्टम का कोर्स पढ़ा हुआ है, डीएसपी का कोर्स पढ़ा हुआ है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके 6 सेमेस्टर्स तक खत्म हो जाते हैं। फाइनल ईयर में आप फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं और आपकी इंजीनियरिंग की फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग हो चुकी होती है। तो आपसे इन सब्जेक्ट्स के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा कि ये जो आप प्रोजेक्ट उठा के लेकर आए हैं, ये प्रोजेक्ट आपकी कौन सी फील्ड के साथ लगता है, वेदर ये फिजिक्स की फील्ड के साथ लगता है, ईएमटी है, फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स ईएमटी, और उससे आगे एंटीना डिजाइन उस साइड पे आप जा रहे हैं, या फिर आप लोग कंट्रोल सिस्टम डिजाइन की तरफ जा रहे हैं, या आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जा रहे हैं, या पावर सिस्टम एनालिसिस की फील्ड में जा रहे हैं, या आप मशीन्स की फील्ड में निकल गए हैं,
जनरेटर्स और मोटर्स इस फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो मेनली कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड करता है, तो ये आपका इंजीनियरिंग नॉलेज कहलाता है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा है वो लिटरेचर रिव्यू है। ये इसकी वेटेज हमारे पास 10 है, ये PLO2 से हमारे पास रिलेट करता है। अब यहाँ पे आकर हम देखते हैं कि हमारे पास PLO2 जो है वो क्या चीज है। PLO2 की नाम है प्रॉब्लम एनालिसिस, और इसके अंदर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, फार्मुलेट रिसर्च लिटरेचर एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, reaching sustained conclusion using first principle of mathematics, natural science and engineering science। तो यहाँ पर आपके पास तीन बेसिक फील्ड्स आ गई, यानी मैथमेटिक्स हो गया, नेचुरल साइंस हो गया और इंजीनियरिंग साइंस हो गया। इन तीन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है कि इंजीनियरिंग साइंस के जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे, नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे और मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ी हुई है, उसकी बुनियाद पे आप लोग इसके रिसर्च लिटरेचर करते हैं, लिटरेचर रिव्यू को सर्च करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं उनको पढ़ते हैं, केस स्टडीज को पढ़ते हैं, और जो इसके अंदर तरीक़ेकार है उसको फार्मूलेट करते हैं कि लेट से जो ये मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसको बाकी लोगों ने किस किस तरीके से सॉल्व किया है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, और क्या वो फिजिबल है, क्या वो सेंसर्स मेरे पास अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, अगर मैं उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाना चाहूँ तो कितनी देर में मेरे पास पहुंचेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये लिटरेचर रिव्यू के अंदर आ जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यूज के हवाले से आपसे 10% इसकी वेटेज है पहली प्रेजेंटेशन के अंदर, यानी बैकग्राउंड नॉलेज की वेटेज ज्यादा है, लिटरेचर रिव्यू की वेटेज उससे कम है। ये लेकिन जिस बंदे को बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो जाहिर बात है उसने रिव्यू भी किया होगा। तो लिटरेचर रिव्यू इज एक्सीलेंट एंड कवर्स मैक्सिमम मटेरियल रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं, ये एवेल्युएशन जो है ये इंडिविजुअली होगी, यानी आपके पास एक ग्रुप जो है उसके अंदर 6 प्रोजेक्ट्स हम लोग रखते हैं या 5 प्रोजेक्ट्स हम लोग रखते हैं। हर प्रोजेक्ट के अंदर एक सुपरवाइजर होगा और 2 उसके इवेल्युएटर्स होंगे। सिमिलरली दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसमें एक टीचर होगा जो सुपरवाइजर होगा और 2 इवेल्युएटर्स होंगे। तो इसी तरह आपके पास कम से कम 4 से 5 या 6 लोगों का एक पैनल होगा जो कि आप लोगों को इवेलुएट कर रहा होगा। तो हर टीचर जो है वो हर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे इंडिविजुअली उसके मार्क्स लगा देता है। लेट से मैं एक ग्रुप्स को सुपरवाइज कर रहा हूँ लेकिन दूसरे में मैं एज ए मेंबर हूँ, ठीक है, तो मैंने बच्चों से आप स्टूडेंट से सवाल पूछा, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। लेट से पहले स्टूडेंट ने मुझे जवाब दे दिया, उसको ज्यादा पता था, दूसरे बच्चे को स्टूडेंट जो था उसको जरा कम नॉलेज था, उसको मैंने 70 दे दिए, और तीसरा वाला था उसने बस ऐसी नाम लिखवाया हुआ था मोरल सपोर्ट के लिए तो उसको 50 नंबर दे दिए। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये आगे जाके पहली प्रेजेंटेशन में, दूसरी प्रेजेंटेशन में, तीसरी प्रेजेंटेशन में ऐड होंगे और फिर इनकी एवरेज वैल्यू ली जाएगी और आखिर में आपकी ग्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह एक ग्रुप है उसको 3 टीचर्स एवेलुएट कर रहे हैं, उन तीनों टीचर्स की लेट से पहले टीचर ने स्टूडेंट 1 को 80 दे दिया, दूसरे टीचर ने स्टूडेंट 1 को 85 दे दिया, तीसरे टीचर ने स्टूडेंट 1 को 90 मार्क्स दे दिए। तो 80 प्लस 85 प्लस 90 इन सब की एवरेज आउट होगी और जो टोटल नंबर बनेंगे वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो दूसरा लेवल है, इसकी स्टेटमेंट कहती है कि रिव्यू प्रोवाइड्स एडुकेट बैकग्राउंड of project however not given in a scientific standard। आपको मालूम तो है लेकिन साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स आपको पता नहीं है तो इसके नंबर कम होंगे। सिमिलरली लिटरेचर रिव्यू इज ऑर्डिनरी। तीसरे स्टूडेंट जो था या आप में से कोई एक है उसने रिव्यू तो ऑर्डिनरी किया है लेकिन उसको क्लियर नहीं है कि जी हम बाकी मार्केट में जो सॉरी ऑनलाइन जो हमने सॉल्यूशंस देखे हैं वो इससे रिलेटेड कितने हैं, और लिटरेचर रिव्यू इज नॉट गिवन और गिवन इन ए वेज फॉर्म। और ये सबसे आखिरी दर्जा जो है लिटरेचर रिव्यू का कि जी आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, उसके बारे में सर्च ही नहीं की। सिमिलरली हमारे पास जो तीसरा PLO है वो है PLO3 और ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू है या ये मेथोडोलॉजी से रिलेट करता है। इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है डिजाइन स्लैश डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन बताती है कि एन एबिलिटी टू डिजाइन सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एंड डिजाइन सिस्टम components or process that meet specified need for with appropriate consideration for public health,
एंड सेफ्टी, कल्चरल, सोसाइटियल एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। अब ये आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की एक टाइप है, और इसके अंदर आपने डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशन करनी है या आपने सॉल्यूशन इसका डिजाइन करना है। सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज को गैदर करते हैं कि यार ये जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है। फिर आप उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं और लिटरेचर रिव्यू में आपके पास लिस्ट आ जाती है कि मैंने मेथड नंबर 1 पढ़ा, मेथड 2 पढ़ा, मेथड 3 पढ़ा, मेथड 4 पढ़ा। आप तमाम मेथड्स की लिस्ट वाइज एंट्री कर लेते हैं। फिर आप उसके बाद देखते हैं कि पहले मेथड के अंदर ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, और इसने फला फला काम नहीं किया। तो आपके पास एक टेबुलर मेथड में एक टेबल बन जाते हैं, उसके अंदर सारा का सारा आपके पास प्रोज एंड कॉन्स का पता चल जाता है कि जी ये प्रोजेक्ट जो है ये इस आइडिया के ऊपर अब तक इतने स्टाइल्स में काम हो चुका है। जो पहला सोल्यूशन था उसके अंदर ये एडवांटेजेस थे, ये पार्ट्स कवर किए गए हैं, और फला फला पार्ट जो है उसको छोड़ दिया गया है। अब आप तीसरे लेवल पे आ जाते हैं और वो है डिजाइन या डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये आप अपनी तरफ से एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, या जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन होते हैं आप कहते हैं कि यार ये जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन पड़ा हुआ है ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें और इसके अंदर 3-4 फीचर्स मजीद ऐड कर लें तो ये चीज़ जो है एक बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। तो ये एक नया सोल्यूशन आपने प्रोवाइड किया है कि ऑलरेडी एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आपने उसका बेसिक नॉलेज पढ़ा कि ये हमारी फला फला डोमेन को कवर कर रही है, फिर आपने उसका लिटरेचर रिव्यू किया और लिटरेचर रिव्यू के बाद आपने एक टेबल बनाया। उस टेबल के अंदर आपने सारी चीज़ लिख दी कि ये इसके 5 फीचर्स थे और फला फला फीचर्स इसके अंदर ऐड नहीं थे। अगर हम इसके अंदर ये 3-4 फीचर्स मजीद ऐड कर लें तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू या मेथोडोलॉजी, ये इस चीज़ से PLO3 के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर मेथड्स, अप्रोचेस, टेक्निक्स, एल्गोरिथम अगर आपको क्लियरली डिफाइंड है, यानी आपने पहले एक टेबल बना लिया उस सब के अंदर आपने लिख दिया तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। उसके अंदर आपने मेथड भी बता दिए और अप्रोचेस भी बता दिए, एल्गोरिथम्स भी बता दिए, सॉल्यूशंस डिफरेंट लोगों के जो सॉल्यूशन थे उनको सफिशिएंटली आपने डिस्कस कर दिया, और वर्क डिवीजन बिटवीन ग्रुप मेंबर आपने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि फला फला हमारा मेंबर जो है मेंबर 1 ये काम करेगा, फला फला टास्क अचीव करेगा, मेंबर 2 फला फला टास्क करेगा, मेंबर 3 फला फला टास्क करेगा। और ये आपने सब कुछ जब क्लियरली डिफाइन कर लिया होगा तो आपको ये पहले जो हमारे पास है एक्सीलेंट ग्रेड दिए जाएंगे। अगर आपको मेथड्स का पता है, टूल्स का पता है, और बस सरसरी सा पता है कि ये टूल्स इसके अंदर अप्लाई होते हैं तो आपको गुड की कंडीशन में रखा जाएगा। तीसरा है कि आपको मेथड, टूल, अप्रोचेस ऑफ सॉल्यूशन का थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन क्लियरली नहीं पता कि ये चीज़ हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आपको एवरेज का दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो जी आप फिर अनसेटिस्फैक्ट्री। सिमिलरली ये उसके बाद हमारे पास आ जाता है PLO7। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ रिलेट करता है। ये PLO7 की स्टेटमेंट हम जाके पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इन सोसाइटल एंड इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ द नीड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि आप जो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या आपकी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी में इस चीज़ की ज़रूरत है या इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और क्या ये लोगों की नीड्स को पूरा करती है, और जो आप इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो ठीक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो यहाँ पर deep appreciation of the importance of environmentally friendly and sustainable engineering solution. Design fundamentally impacted by these consideration. अगर आपका environment friendly है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इस तरह के अगर आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है या आप क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं और पैनल को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको एक्सीलेंट ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाएगी।
या अगर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, या माइनर इम्पैक्ट ऑन इंजीनियरिंग डिजाइन है, आपको ठीक से पता नहीं है लेकिन आपको समहाउ एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन आपको ट्रू स्पिरिट उसका मालूम नहीं है, तो उसमें आपको गुड की कैपेसिटी में रखा जाएगा। माइनर इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, या नो इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग डिजाइन, आपने अपनी जो इंजीनियरिंग डिजाइन प्रपोज किया है उसके अंदर एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट चेक ही नहीं रखा गया उसके ऊपर, तो इसमें आपको एवरेज के नंबर दिए जाएंगे। कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, तो फिर तो ये बिल्कुल लास्ट की कैटेगरी है, अनसेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फैक्ट्री, बिलो 50% नंबर। तो इसकी वेटेज जो है ये, अगर आप टोटल नंबरिंग देखें तो ये मैक्सिमम वेटेज जो है हमारे पास 20 है, फिर 10 10, यहाँ पे आपको 25% नंबर नजर आ रहे हैं। यानी इस प्रेजेंटेशन का जो मेन फोकस है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, कि इसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, या ये सस्टेनेबिलिटी जो है इसकी अगर आप चेक करें तो यूनाइटेड नेशन ने इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के 17 गोल्स डिफाइन किए हैं। गूगल के ऊपर पड़े हुए हैं, स्लाइड शो भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर वीडियोस भी अवेलेबल है, कि आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। यानी जो भी मार्केट के अंदर फ्रूट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर फ्रूट्स हमारे प्रोसेसिंग में ही वेस्ट हो जाता है, या लोडिंग अनलोडिंग में हमारे पास खराब हो जाता है। तो आप इस तरह का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाए जो कि आपके फूड को ज़ाया होने से बचाए। या हमारे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि पानी की किल्लत है, हर जगह पर साफ पानी का, पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि जो पीने के पानी के मसले को हल करे। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड इशू है कि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज तमाम लोगों को अवेलेबल नहीं है, तो ये हेल्थ की हमारी तीसरी डोमेन है। चौथी हमारे पास है कोरोजन का इफेक्ट है, ज़मीन जो सी है वो आपके पास ज़ाया होती जा रही है, टाउन प्लानिंग हमारे पास अच्छे नहीं है। इसी तरह आपके पास रोड सेफ्टी का प्रॉब्लम्स है, इसी तरह आपके पास लाइटिंग का इशू है, एनर्जी का क्राइसिस आपके मुल्क में चल रहे हैं। इसी तरह आपके मुल्क में वो महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो ये सस्टेनेबिलिटी की मद में आ जाते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है इनमें से कौन सी टाइप के अंदर फॉल करता है। तो इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, ये आपने इसके बारे में बताना है कि जी आपका प्रोजेक्ट जो है वो सस्टेनेबल है और ये इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली है। इसके बाद हमारे पास PLO9 आ जाता है जो कि वर्क डिवीजन से रिलेटेड है। इसकी वेटेज हमारे पास 15 है, यानी 25 के बाद ये सबसे बड़ी हमारे पास वर्क डिवीजन है PLO9 की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, एन एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एज एन इंडिविजुअल और टीम, मल्टीफैक्टर और मल्टी सेटिंग्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्लियर वर्क डिवीजन अमॉन्ग ग्रुप मेंबर इज शोन एंड डिवीजन इज जस्टिफाइड। अगर तो आप अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं उसके अंदर वर्क डिवीजन आपने शो की है, देन आपको ये नंबर मिलेंगे। अगर आपने वर्क डिवीजन शो नहीं की तो इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 0 0 मार्क्स लगेंगे। तो लिहाजा आप लोग अपनी फाइनल ईयर ने प्रपोजल डिफेंस की जो प्रेजेंटेशन बनाए इसके अंदर एक स्लाइड आप लोग लाजमी डालें जो कि वर्क डिवीजन से रिलेट करती हो। सिमिलरली ये ऊपर वाले पॉइंट्स में मैं बताना भूल गया कि ये एक स्लाइड आपने PLO7 से रिलेटेड लास्ट में डालनी है और उसका टाइटल आपने रखना है रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। PLO7 आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है कि ये स्लाइड जो है हमारी PLO7 से रिलेट करती है। सिमिलरली वर्क डिवीजन की एक स्लाइड आपने लाजमी तौर पे डालनी है जो कि PLO9 को रिप्रेजेंट करेगी, और इसके अंदर वर्क डिवीजन अमॉन्ग ग्रुप मेंबर्स इज शोन, वो आपने लाजमी दिखाना है। तो अगर ये आपने स्लाइड बनाई होगी और उसके अंदर आपने क्लियरली डिफाइन किया होगा कि ग्रुप मेंबर 1 ये टास्क करेगा, ग्रुप मेंबर 2 ये टास्क करेगा, ग्रुप मेंबर 3 ये टास्क करेगा, तो इसके आपको 15 में से वेटेज मिलेगी। अगर ये स्लाइड नहीं होगी तो डियर स्टूडेंट्स मैं अफसोस से कहूंगा कि शायद आपको इसमें से 0 नंबर अलॉट किए जाए। ठीक है, वर्क डिवीजन इज शोन बट मोर क्लियरिटी इज नीडेड, तो ये एवरेज है। वर्क डिवीजन अमंग ग्रुप मेंबर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट, तीस ग्रुप मेंबर्स को पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं।
तो ये स्लाइड के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है, यानी PLO7 और PLO9 के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। इसकी आप लोगों ने डेडिकेटेड स्लाइड्स डालनी है। वर्क डिवीजन अमंग ग्रुप मेंबर इज नॉट शोन, ये जैसे शोन ही नहीं किया गया तो इसके आपको अनसेटिस्फैक्टरी नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स एंड प्रेजेंटेशन। ये PLO10 है। PLO10 की स्टेटमेंट हम देखते हैं। ये कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है। An ability to communicate effectively, orally as well as in writing, on complex engineering activities with engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentation, and give and receive clear instruction। कि आप orally एज वेल एज राइटिंग में जो आप कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी आप प्रेजेंटेशन दे सके, और गिव एंड रिसीव क्लियर इंस्ट्रक्शन। आपको पता हो कि जो चीज़ आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के रहे हैं उसके अंदर आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसको आप समझ रहे हैं, और जो जवाब आप दे रहे हैं वो अगला बंदा जवाब समझ रहा है। तो ये स्लाइड जो है हमारी दो हिस्सों में तकसीम है। ये पहली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, और नंबर 2 डिलीवरी एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड है जिसकी वेटेज 15 है। ये आपने एक्सप्लेन करना है। presenter spoke clearly that at good pace to ensure audience comprehension, effective language with fluent and expressive delivery। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया अपनी प्रेजेंटेशन, इसी तरह तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पर है जो ये 5% वेटेज है सेकंड लास्ट लाइन में, इंफॉर्मेशन आर्टिकुलेटेड क्लियरली एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर्ड वे विद लॉजिकल फ्लो बिटवीन पार्ट्स। आपने फ्लो चार्ट्स को लेकर डालना है इसके अंदर, जो आपके प्रोजेक्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करें। इंफॉर्मेशन आर्टिकुलेटेड क्लियरली बट लिमिटेड यूज ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, फिगर्स टू एक्सप्लेन साइलेंट पॉइंट। अगर तो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर फिगर्स कम है या चार्ट्स थोड़े डाले हुए हैं, ग्राफ्स का आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो इसमें आपके नंबर कटने का खतरा है। तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन वो होती है जिसके अंदर आपने यानी ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया हुआ है, यानी ग्राफ्स को इस्तेमाल किया हुआ है, चार्ट्स को इस्तेमाल किया हुआ है, और फिगर्स को यूज करते हुए आप अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। और ये जो सबसे लास्ट में हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को लाजमी तौर पे आपने फॉलो करना है कि आप जो बात भी करें वो आपने इंग्लिश में करनी है। बेशक टीचर आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछे, पंजाबी में पूछे, पश्तो में पूछे, आपने आंसर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। जितने अच्छे तरीके से आप फसाहत और बलागत से अपनी प्रेजेंटेशन देंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर होंगे। ये आज तक की प्रेजेंटेशन में ये पेज जो मैंने आपको शो किया है ये हमारे पास एवेलुएटर 1 का है। अब अगर हम एवेलुएटर 2 को देखें, ये देखें इसके ऊपर एवेलुएटर 2 है, सेम वही है PLO1, PLO2, 3, 7, 9 और 10। सिमिलरली अगर मैं तीसरे टीचर की शीट को देखूं तो ये तीसरे जो है हमारे पास ये सुपरवाइजर की जो शीट है उसमें भी सेम वही फॉर्मेट है, और यही है PLO1, PLO2, PLO3, PLO7, PLO9 एंड PLO10। तो ये पहली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो प्रपोजल की जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम इन PLOs को देखते हैं। आप इस प्रेजेंटेशन को सुने, आपस में अपने ग्रुप मेंबर्स इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो प्रपोजल की प्रेजेंटेशन है वो तैयार करें। अगर आपको इसमें कोई मसला होता है तो आप FIP कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए डेडिकेट किए गए, आप उनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।